हमारी आपसे बात सोल्यूशन पे हो रही थी पिछले टर्म में, और मैंने आपको लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाना शुरू किया था। हमने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझा दिया था, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी शायद समझा दिया था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम फिर से एक बार आपको लेके चलते हैं। मैंने कहा था कि हमारी पढ़ाई नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन की है। तो एक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे बात की थी कि अगर टीबी नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट, ये बात हो गई थी बेटा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट है। ऐसे बाहर से तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट कॉमनली जलते नहीं होते हैं, वोलेटाइल नहीं होते, तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी डैश है, तो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी नॉट टीबी डैश माइनस टीबी नॉट, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर टीबी नॉट दिया है तो ठीक है, नहीं से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। फिर राउट्स ने कहा कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। इस केबी को एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। केबी की वैल्यू कितनी रखी गई थी लास्ट में? आरटीबी स्क्वायर केबी इक्वल्स टू आरटीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलएफ ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आरटीबी स्क्वायर अपॉन 1000 लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। केबी इज आल्सो कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये सारी बात पिछली क्लास में डिस्कशन हो गई थी। आइए अगली हेडिंग बताइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। फिर से मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट है, जिसमें अभी तक कोई नहीं घुला है। प्योर सॉल्वेंट, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट, इनिशियल है तो टीएफ नॉट। अब जैसे पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले में जब तुम सल्यूट डालते थे नॉन वोलेटाइल वाला, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती थी क्योंकि घुलता नहीं। तो नॉन वोलेटाइल अगर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा तो फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी थी, वैसे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम आउटसाइड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने डाल दिया, तो अब सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट हो गई टीएफ डैश, और ये कम है ना। तो यहाँ से लिखो, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF naught on adding non-volatile solute, freezing point equals to TF dash, freezing point of pure solvent TF naught, on adding non-volatile solute freezing point TF dash। तो तुमने अभी बताया भी, समझा भी कि TF dash घट जाएगी। देन कितनी घटी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी? हाँ, डेल्टा TF इक्वल्स टू ज्यादा में से कम को यानी TF नॉट माइनस TF dash। देख रहे हो, ये घटी हुई डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि टीएफ नॉट सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर कंडीशन में, और टीएफ डैश सॉल्यूशन की ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल। अगर क्वेश्चन में टीएफ नॉट एब्सेंट हो तो कितना मान लेना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो, इफ टीएफ नॉट इज एब्सेंट कंसीडर 0 डिग्री। ठीक है, चलो नोट बनाओ।
देखो freezing point of pure solvent TF naught, and on adding non-volatile solute freezing point TF dash. Then depressed freezing point delta TF equals to TF naught minus TF dash. क्वेश्चन में अगर TF naught ना हो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स, क्वेश्चन में अगर TF नॉट ना हो तो इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान। आगे लिखो अकॉर्डिंग टू राउट्स, delta TF proportional to the molality of solution. Delta TF proportional to the molality of solution. According to Raoult's, delta TF जो हुआ, it is proportional to the molality of यानी डेल्टा TF अगर मोलैलिटी की मोलैलिटी सब लोग पढ़ चुके हैं ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में लिखे तो किधर से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी हैविंग अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड KF इनटू मोलैलिटी। इस KF को क्या कहेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक। इसको इक्विलिब्रियम बोला था, इसको बोलो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नोट चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन। 30 ग्राम यूरिया dissolved in 200 ग्राम of toluene. Find the freezing point of solution. Find the freezing point of solution. Find the freezing point of solution if KF equals to 0.02, if KF equals to 0.02, देखो सोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जैसे ही आपको KF की वैल्यू मिली, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये सब सवाल मिले, वैसे ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में एक रिलेशन है, दैट इज TF नॉट माइनस TF डैश। इसे फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन कहते हैं, इसे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट कहते हैं, इसे डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन निकाला, इसको इधर ले आओ, ये इधर चले जाए, तो TF डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस डेल्टा TF। सही है? तो TF नॉट क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, क्या मान लोगे? 0। क्वेश्चन में कहीं दिया होता तो मानते नहीं, तो इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से डेल्टा TF निकाल दो।
डेल्टा टीएफ को ढूंढ के ले आओ, जीरो में से निकाल। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? हाँ, डेल्टा टीएफ की रिलेशन से निकल के आएगी। डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ केएफ मोलैलिटी का गुणा कर दो। केएफ की वैल्यू 0.02 तुमको मिली क्वेश्चन में, मोलैलिटी की वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 30/60, वेट ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम इनटू 5 जार से कट जाएगा, 2 जार से कट जाएगा, लगभग 0.01 से कट जाएगा, 0.05। डेल्टा टीएफ की वैल्यू है, यहाँ पे रख दो तो आंसर आ जाएगा -0.05 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कम है ना? इस तरह से सवालों के जवाब प्रैक्टिस आप करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी भेज दूंगा करने के लिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लो, समझ लो। और सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग उसकी बात करेंगे अब। Osmotic pressure. The last colligative property liquid solid solution में osmotic pressure किसे कहते हैं? The pressure required to check out the osmosis. ऑस्मोसिस ना हो इसके लिए जो प्रेशर लगाई जाती है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस तो समझते हैं ना? ऑस्मोसिस समझते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाए विद हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक कोई गॉल ब्लैडर रखा हुआ है और यहाँ सलाइन स्लैब। हमारी जितनी भी मेम्ब्रेनें हैं बॉडी के अंदर सब सेमी परमिएबल है, पता है? इंटेस्टाइन की हो गई, गॉल ब्लैडर की हो गई, किसी तो एक बकरे का ब्लैडर ले लिया, उसमें रख दिया और यहाँ सलाइन सोल्यूशन डाल दिया। सलाइन सोल्यूशन है ना, ये रेसियन से बना हुआ। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज नहीं करने लगता है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मूवमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड विद हेल्प ऑफ, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ऑस्मोसिस नहीं है भाई, वो डिफ्यूजन है। ठीक है, विद हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ अपने से बनाई भी जाती है, आर्टिफिशियल होती। पर्चमेंट पेपर पे आप कैल्शियम कार्बोनेट घिस दो, वो हो जाएगी, है ना। गॉल ब्लैडर ले लो किसी का, आमाशय स्टमक का कोई ब्लैडर खींच के ले लो, जानवर का, अपना मत खींच लेना, बकरे का, किसी का भी ब्लैडर ले लो, वो उधर इन्फेक्टिंग इट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और आपकी बॉडी में होने वाली तमाम क्रियाएं सब ऑस्मोसिस ही हैं। आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड मटेरियल का आपके ब्लड में आना, है ना, केमिकल्स का एक्सचेंज होना ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू, ये एसपीएम की मदद से ही होता है, सारी ऑस्मोसिस है। तो ये थी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इस गॉल ब्लैडर के ऊपर, इस ब्लैडर के ऊपर एक ऐसा प्रेशर लगाइए, दबाते दबाते एक दबाव ऐसा दीजिए कि इन पार्टिकल का माइग्रेशन, इसमें मूवमेंट क्या हो जाए, छूट जाए, है ना। टू चेक आउट द माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, द प्रेशर एडॉप्टेड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर टू चेक आउट द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। अब यह प्रेशर PV इक्वल्स टू nRT से ही लिखा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिख लो, द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन लिखिए, द प्रेशर एडॉप्टेड ओवर बॉडी, द प्रेशर एडॉप्टेड ओवर बॉडी टू चेक आउट माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल
प्योर सॉल्वेंट होता है ना, एक्चुअली प्योर पार्टिकल का इम्प्योर में मूवमेंट, प्योर जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, दैट इज PV equals to N RT, तो P equals to N upon V into RT लिख सकते हैं ना, मोल अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होती है, इन सबको ध्यान रखना है। P equals to C into RT, P equals to C into RT। सोल्यूशन में हमेशा इसी का इस्तेमाल होता है। P प्रेशर है, P प्रेशर है, C कॉन्सेंट्रेशन है, R वही गैस कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। जैसे R की अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी यूज होगी, जिसमें प्रेशर का टर्म होगा, है ना, 0.084 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। बाकी किसी में प्रेशर का टर्म नहीं यूज है ना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो पहले वाले में 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन है, तो वही वाला आर यहाँ पर यूज होगा। टेम्परेचर केल्विन में रखना है और इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर दो सॉल्यूशन का कंपेयर किया जाए और दोनों, अब हम थोड़ा सा समझ लें, ऑस्मोटिक प्रेशर को P से ना लिख करके पाई से लिखा जाता है, पाई इक्वल्स टू C इनटू RT। तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है पूरा वही डेफिनेशन ना ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। अब अगर दो सोल्यूशन के प्रेशर बराबर हो जाए, यानी जिससे माइग्रेशन होना है, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से ज्यादा हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर पाई 1 की वैल्यू कम हो जाए पाई 2 से, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नोट, पाई 1 पाई 2 के बराबर हो जाए तो आइसोटोनिक, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए तो हाइपरटोनिक, पाई 1 लेस देन पाई 2 हो जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर का जवाब देंगे। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो तुमने पढ़ा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉलिड, आपने लिक्विड गैस सॉल्यूशन पढ़ा था जिसमें हेनरी लॉ वगैरह यूज किया था, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा जिसमें राउल्ट्स का एक्सप्रेशन यूज किया, फिर आप लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने खत्म की। अब एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पे पढ़ना होता है वांट हाफ फैक्टर। क्या पढ़ना है, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, डाल दो हेडिंग वांट हाफ फैक्टर। आई से रिप्रेजेंट कर, देखो समझो, अगर किसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन टर्म आ जाए, सल्यूट डाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन डिसोसिएट हो करके फलाना चीज हो गया, या थ्योरेटिकली ऐसे समझना है
कि सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही अगर कहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने लगे या एसोसिएशन होने लगे तो एक फैक्टर आई इंट्रोड्यूस होता है जो हर फार्मूले में लग जाता है, इसे वान हाफ फैक्टर है। जैसे अगर क्वेश्चन में आया या आप यूं समझिए कि सल्यूट को डालते ही डिसोसिएशन एसोसिएशन की फिनोमिना होने लगे, कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होने लगे, तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फॉर डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब यहाँ सल्यूट से है ना। अगर अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस एन माइनस दो होगी, अल्फा की वैल्यू दी हो, आई को कहते हैं वन हाफ फैक्टर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, इनकी वैल्यू रख करके आई की वैल्यू पैदा हो जाती है ना। और अगर सवाल में आई मिल जाए तो हर फार्मूले में आई का इस्तेमाल हो जाता है। हर फार्मूले का मतलब क्या होगा, बोलो। जैसे तुमने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू तुमने लिखा था एन अपॉन एन प्लस एन, तो यहाँ पर आई लग जाएगी, आई इंटू एन अपॉन एन प्लस रिलेटिव लोवरिंग इक्वल्स टू दिस। तुमने पढ़ा कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू वन, तो आई इंटू के बी इंटू एन हो जाएगी। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एन हो जाएगी। पाई इक्वल्स टू सी आर टी पढ़ा तो आई इंटू सी आर टी हो जाएगा। तो फार्मूले इस तरह से चेंज हो जाएंगे। कब? जब कहीं डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो कई बार तो मुझे याद आ रहा है ये ना पूछ करके सिर्फ आई की वैल्यू ही सवालों में पूछेंगे। हम लोग पहले आई की वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसके बाद अपने फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो नोट्स बना लो, फिर आई की वैल्यू निकालना सीखते हैं। लिखो, एक लाइन लिखो, इफ देयर इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल टेकिंग प्लेस, इफ देयर इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल टेकिंग प्लेस, then all colligative property has been changed, all colligative property has been changed by a factor I, all colligative property has been changed by a factor I, is called one half factor, is called one half factor. That is करके यहाँ से शुरू करो, that is करके लिखो for dissociation of particle this happening, that is करके यहाँ से लिखो for dissociation of particle alpha equals to this, I equals I का मतलब one half factor, alpha का मतलब DOD degree of dissociation, n equals to number of dissociated particle and formula become this, और फार्मूले ऐसे चेंज, फार्मूले ऐसे चेंज। ठीक है, अब जैसे तुमसे पूछा जाए 60% डिसोसिएशन ऑफ AlCl3 टेकिंग प्लेस, फाइंड द वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर निकालोगे भाई तब तो रखोगे। तो अगर 60% डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू बताओ, AlCl3 का डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम एक को बता देते हैं, बाकी एग्जाम्पल में तुम कोशिश करना, और फिर क्वेश्चन उसे कैसे रखोगे ये भी बात आगे होगी, है ना। 60% डिसोसिएशन AlCl3 का हो रहा है, आई की वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो बोलो ये फार्मूला लग जाए, 60% का मतलब 60/100, तो ये क्या हो जाएगी 0.60,
इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू क्या रखोगे, ए नंबर ऑफ डिसोसिएट जितने पार्टिकल टूट करके बने, AlCl3 टूटती है क्या बनाती बताओ, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3Cl माइनस। तो कितने पार्टिकल बने, 4 पार्टिकल बने, बोलो डिसोसिएट पार्टिकल कितने हो 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो 4। तो आई माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 में से निकालो 3 बचा, इसको मल्टीप्लाई 300 3 6 18 है ना 1.80। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 को उधर लेके चले जाओ 1.80 प्लस 1 दिस बिकम 2.80। अब सवाल में आगे कुछ पूछता, RLV पूछता, एलिवेशन पूछता, डिप्रेशन पूछता, तो यही जो है आई जा करके उसमें मल्टीप्लाइड हो जाए, चाहे रिलेटिव वाले में, चाहे एलिवेशन वाले में, चाहे डिप्रेशन वाले में। इस तरह से सवालों का जवाब देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आई का ढेर सारा कैलकुलेशन और सीखेंगे, एसोसिएशन के लिए सीखेंगे, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चनों में उसका इस्तेमाल करके ये चैप्टर खत्म करेंगे सर, और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज कितना ही, थैंक यू वेरी मच।